हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। जो बेटा हमारी सीरीज है जिसमें हम आपके बेसिक्स 11th के मजबूत करेंगे, आपकी नींव, क्योंकि 11th बहुत जरूरी है। अब बच्चे यही गलतियां करते हैं कि अपना 11th पे ध्यान नहीं देते, फिर 12th में क्या होता है कि इतना बड़ा पहाड़ टूट जाता कि समझ नहीं आता, क्योंकि ये आपका एक नया सब्जेक्ट है और अगर आपके बेसिक्स ही मजबूत नहीं रहेंगे तो आगे आप कैसे कर पाओगे। जैसे पर समझ सुना होगा आपने कि अगर बिल्डिंग मजबूत बनानी है तो नींव मजबूत रखनी पड़ती है, तो यही भी एक नींव है आपके अकाउंट्स की। तो 11th आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और बस इसी के लिए मैंने ये सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम है प्री एज टू अकाउंट सीरीज, जिसमें हम पूरा का पूरा 11th करेंगे शुरू से लेकर अंत तक, वो भी एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपकी जो नींव हो वो मजबूत रहे। अभी तक 12 चैप्टर हो गए, लास्ट हमने जीएसटी खत्म किया था और आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या होता है जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ उस बोर्ड का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है नोट्स के लिए, प्लस कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर, प्रैक्टिस, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता है। तो अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके पहले उसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई नया बच्चा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि आपको हर एक सीक्वेंस वाइज लेक्चर मिलते रहे, आपको अपडेट मिलता रहे कि कब क्या और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि बैंक के बारे में थोड़ा, फिर हम जानेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है। तो ध्यान से समझना, अगर बैंक की बात करूं तो बैंक का रिकॉर्ड दो लोग मेंटेन करते हैं, एक तो हम खुद करते हैं और दूसरा जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो बैंक करता है। आपको याद होगा इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैश बुक। आपको याद होगा कैश बुक में एक डबल कॉलम कैश बुक था जिसमें हम बैंक का कॉलम बनाते थे। तो डबल कॉलम कैश बुक क्या करता था, हमारा बैंक का जो कॉलम था उसमें हम क्या करते, जितना पैसा हमने बैंक में जमा करा, कितना पैसा हमने निकाला, वो रिकॉर्ड मेंटेन होता। तो बता, हम सेल्फ से जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं किसमें करते हैं, कैश बुक में करते हैं। और आपको याद होगा जब आप लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक पासबुक मिलती है, पर क्या कभी आपने पासबुक में खुद कुछ लिखा? तो बोलोगे नहीं सर, पासबुक में क्या होता है, एंट्री करा के लाते हैं। तो पासबुक में जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो बैंक करता है। अब आप बोलोगे सर हम तो कभी अपना हम खुद रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो महीने 2 महीने में एक बार पैसा जमा करोगे तो याद ही रहेगा, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बिजनेस की डेली कितनी ट्रांजेक्शन्स होती है, तो उसका कहीं ना कहीं तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो जो वो रिकॉर्ड मेंटेन होता था दैट इज कैश बुक में होता था, और ये तो आप जानते हो। अब एक बात बताओ, अगर हमने अपने बैंक में पैसा जमा करा है तो वो हमारे लिए क्या होगा? तो बोलोगे सर वो हमारे लिए एसेट्स है। लेकिन अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो बैंक में आपका पैसा जमा है, तो बैंक के लिए क्या हो? तो बोलोगे सर बैंक के लिए वो लायबिलिटीज है। अब एक बात बताओ, जब हमने पैसा जमा किया, एसेट्स है, तो डिपॉजिट अगर हम करेंगे तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है। वही अगर हम विड्रॉन करेंगे तो विड्रॉन का मतलब माइनस करेंगे तो हमारा एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो इससे आपको एक बात ध्यान रखनी की कैश बुक में अगर वो डेबिट है तो प्लस है, क्रेडिट है तो माइनस है। लेकिन पासबुक में अगर बात की जाए, अगर हमने जमा किया तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ी तो क्रेडिट, और अगर निकाला तो लायबिलिटीज घटी तो डेबिट। तो याद रखना यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैश बुक में आपका डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है, और पासबुक में क्रेडिट प्लस होता है और डेबिट माइनस होता है। और ये अगर आपको लॉजिक याद है तो ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिक से ही बन जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि हम बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बना रहे हैं, तो पीछे आते हैं वापस। अब तो देखो, बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो होता है कि एक पार्टिकुलर डेट को कुछ रीजंस की वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है, तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें तो समझ नहीं आया, टेक्निकल लैंग्वेज है, तो थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक है, मेरे अकाउंट में 1 लाख है, तो मेरे हिसाब से कैश बुक के हिसाब से भी 1 लाख है और बैंक में भी 1 लाख रुपए है। अब हुआ क्या, मुझे किसी को पेमेंट कर दी, मान लो मुझे इसे पेमेंट करनी थी और मैंने इसे एक 50,000 रुपए का चेक काट के दे दिया। तो जैसे ही मैंने चेक काटा मैंने अपने यहां से माइनस कर दिया, मेरे हिसाब से 50,000 रुपए बचे अब, लेकिन वो ठहरा आलसी, गया ही नहीं बैंक में पैसा लेने। तो एक बात बताओ, अगर वो बैंक में पैसा लेने गया ही नहीं तो क्या यहां से घटा? तो बोलोगे नहीं सर वहां तो 1 लाख का 1 लाख ही है, वो जाएगा 1 महीने बाद जाएगा जब भी जाए, लेकिन अभी तो चेंज नहीं आया ना। तो एक पर्टिकुलर डेट को बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। जैसे ये था
कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया पर वो पेमेंट के लिए गया ही नहीं, तो हमने घटा दिया पर वो गया नहीं, तो वहां से घटा नहीं, तो बैलेंस अलग है। ऐसी जैसे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। मान लो किसी से मुझे पैसे लेने थे, उसने मुझे चेक दे दिया, मैंने डाला, मैंने जमा कर दिया, प्लस हो गया, पर उसके अकाउंट में पैसे नहीं, चेक बाउंस हो गया, तो यहां तो बढ़ा ही नहीं। तो क्या है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। ऐसे मान लो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो आपका बैंक बढ़ गया, पासबुक में प्लस हो गया, आपको पता ही नहीं, कैश बुक में प्लस ही नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एक पर्टिकुलर डेट को कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस होता है। उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करके दिखाने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। जरूरी क्यों है बनाना? कोई इन्वेस्टर अगर हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने आ रहा है या हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो वो सब कुछ चेक करेगा ना, तो वो हमारे बैंक भी देखेगा। अब उसे मैं बोलूंगा कि मेरे अकाउंट में है 2 लाख रुपए और अकाउंट में ठहरे 1 लाख रुपए, रीजन की एक चेक किसी का डिपॉजिट किया तो वो कलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे अगर 5-7 रीजन दिख जाएंगे उसको, मतलब डिफरेंसेस के, और मैं 5-7 रीजन बताने लगूं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने एक प्रॉपर सिस्टम बना के रखा होगा बैंक रिकंसिलिएशन कि देखो ये वो रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं, तब तो बिलीव करेगा ना। तो इन पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। अब आ रहा थी कि कैसे बनाएंगे, ये तो बनाते हैं, तो बनाएंगे कैसे? तो देखो इसका ये फॉर्मेट होता है। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, कैश बुक से पासबुक, दूसरा होगा पासबुक से कैश बुक। फॉर्मेट में प्लस माइनस, पर्टिकुलर प्लस माइनस है ये। तो पहले जैसे मैं कैश बुक लेता हूं, बैलेंस दिया होगा तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस अगर डेबिट होगा तो प्लस है, वरना माइनस है। फिर बहुत सारी बातें होंगी, उसके बाद इन बातों के बाद कुछ प्लस में जाएंगे, कुछ माइनस में, कुछ प्लस में, कुछ माइनस में। फिर जो लास्ट फाइनल बैलेंस निकालोगे वो होगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो कैश बुक का बैलेंस तो आपको दिया ही होगा और पासबुक का तो आपको बैलेंस निकालना ही है। तो हमको सीखना क्या कि जो बातें हैं, कौन सी बात प्लस होगी और कौन सी बात माइनस होगी। तो बेसिकली हमें जो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमें सीखना है वो प्लस और माइनस सीखना है। मैं ये चीज़ आपको पहले इसलिए बताऊंगा, आपको मैं जब बताऊंगा प्लस माइनस तो आपको पता है कि क्यों सीख रहे हैं हम। तो ये इसका फॉर्मेट है कि जब आपको 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर के लिए हमें पढ़ रहे हैं, आपके 11th के लिए, 11th के लिए, तो कुछ बातें ध्यान रखना है जो ये कि क्या प्लस होगा और क्या माइनस। इसको याद रखने के 2 तरीके, या तो मैं आपको लिखाऊंगा आप याद कर लो, तो याद करोगे तो याद रखना 6 में से 4 नंबर ही आएंगे। लेकिन अगर इसके पीछे के लॉजिक समझ जाओगे तो पूरे 6 आएंगे। मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा और याद रखना आपकी इच्छा जो आपको मन करे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको एक बात और जाननी है, प्लस माइनस सीखने से पहले। फर्स्ट एंट्री विल बी मेड, मतलब पहले एंट्री कहां होगी। देखो 2 ही बुक है आपके पास, एक बुक का नाम है कैश बुक और दूसरे बुक का नाम है पासबुक। पहला पॉइंट है आपका चेक डिपॉजिट। अब एक बात बताओ, अगर हम चेक बैंक में जमा करेंगे तो पहले हमें पता चलेगा या बैंक को? तो आप बोलोगे सर हमें पहले पता चलेगा, क्योंकि बैंक में तो तब होगा जब वहां से क्लियर होगा। यानी पहले एंट्री कौन करेंगे? हम, यानी हम करेंगे, यानी कैश बुक में करेंगे। दूसरा, चेक इशू। देखो बताओ, अगर हम चेक इशू करेंगे, इसको मुझे पेमेंट करने, मैंने चेक काट के दिया, तो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? तो पहले हम करेंगे। वो कब करेगा? जब, मतलब बैंक कब करेगा? जब वो चेक लेके मेरे बैंक में जाएगा, फिर मेरे वहां से पैसा कटेगा। तो पहले रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? हम करेंगे, यानी कैश बुक में होगा। तीसरा पॉइंट, अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो एक बार बताओ, बैंक इंटरेस्ट देगा तो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा, हम या बैंक? तो साफ सीधी बात है, पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक करेगा। हम तो जब एंट्री कराते तो पता चलता है हाँ भाई इतना पैसा मिला इंटरेस्ट में। ऐसी बैंक अगर चार्ज काटेगा तो भी पहले कौन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? बैंक करेगा। अगला पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। किसी कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो एक बात बताओ, अगर कोई मेरे डायरेक्ट मेरे बैंक में पैसा जमा करेगा तो मुझे पहले थोड़ी पता चलेगा, पहले बैंक को पता चलेगा। जब मेरे पास आएगा तो मुझे पता चलेगा। तो पहले रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? बैंक करेगा।
और आजकल हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए, हम लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बैंक से लिंक करा के रखते हैं, जब डेट आती है पैसा कट जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे करेगा तो पहले बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो ये प्राइमरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है प्लस माइनस सीखने से पहले। तो प्लस माइनस सीखने के लॉजिक समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया आपके पास दो तरीके हैं, या तो लॉजिक सीख जाओ या फिर याद रख लो। और अभी हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं? कैश बुक का। 6 पॉइंट हम यहां डिस्कस करेंगे आज। पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, क्लियर, क्रेडिटेड या डिसऑनर, एक ही बात है सबका। मतलब हमने चेक बैंक में जमा करा पर वहां क्लियर नहीं हुआ। एक बात बताओ, अगर वहां मैं चेक जमा करता वहां क्लियर भी हो गया होता तब तो दोनों तरफ सेम होता ना बैलेंस। तो हमें वो रीजन्स देखने जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे। तो अगर मैं जमा करूँ वहां क्लियर ना हो तभी तो डिफरेंस आएगा। तो पहला पॉइंट है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज होगी, मैंने 10,000 रुपये जमा किया, 8,000 क्लियर हो गया, तो यानी समझो 2,000 नहीं हुआ, तो सिर्फ आपको 2,000 से एंट्री करनी पड़ेगी। तो बुक की लैंग्वेजेस हम सीखेंगे तो डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आपको जितना नहीं हुआ क्योंकि उसी से डिफरेंस आएगा। अब समझते इसका लॉजिक और डायरेक्ट। देखो अगर डायरेक्ट याद रखना है तो ये होता है बेटा माइनस, ये हो गया डायरेक्ट याद रख लोगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड माइनस में आएगा। अब समझते इसके पीछे का लॉजिक। मान लो 10-10 रुपए का बैलेंस है, चेक डिपॉजिट करेंगे तो पहले एंट्री कहां पास होगी? तो पहले एंट्री बोलोगे सर कैश बुक में होगी, तो डिपॉजिट किया तो हमने बढ़ा दिया, प्लस कर दिया, पर कलेक्ट नहीं हुआ तो यहां पड़ोसी नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना था, ट्रांजैक्शन का जहां इफेक्ट पड़ेगा वहां दिखाना है। तो कैश बुक में इफेक्ट पड़ गया, बैंक पे नहीं पड़ा, पहला काम हो गया। अब आखिरी जो फाइनल काम करना होता है वो ध्यान रखना, हम कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो हमें कैश बुक में करना होगा, इस कैश बुक को पासबुक के बराबर करना होगा। तो कैश बुक 12 है, पासबुक 10 है, तो इस 12 को 10 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बोलोगे सर माइनस करना पड़ेगा, बस इसीलिए क्या हो गया? माइनस हो गया। तो डायरेक्ट याद रखो चाहे फिर लॉजिक से याद रखो। ऐसे दूसरा पॉइंट, अब लॉजिक से समझते हैं। सेकंड पॉइंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब समझिए इसका, हमने किसी को चेक दिया बट वो पेमेंट लेने ही नहीं गया, तो अब देखो क्या हुआ होगा? कैश बुक, पासबुक, 10-10 का बैलेंस है। चेक इशू किया तो पहले कहां एंट्री होगी? बोलोगे सर कैश बुक में होगी। और अगर चेक इशू किया तो क्या करेंगे? तो बोलोगे सर माइनस करेंगे, कोई इशू किया तो हम घटा देंगे, पर वो पेमेंट लेने नहीं गया तो बैंक से घटा ही नहीं। ये हो गया ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि इक्वल करने के लिए जो हमें करना होता है फाइनल काम, वो कैश बुक में करना होता है। तो इस कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलोगे सर प्लस करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट ऐड याद रख लो चाहे फिर ऐसे लॉजिक याद रखो, याद रखो, लेकिन लॉजिक याद रखोगे तो 6 आएंगे, याद करके जाओगे तो 4 ही आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3, बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया पर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। देखो बैंक अगर इंटरेस्ट देगा तो पहले एंट्री कहां होगी? बोलोगे सर पासबुक में होगी, और इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, पर आपने तो रिकॉर्ड मेंटेन करा ही नहीं है। ये हो गया ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। अब मुझे इस कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। तो कैश बुक है 10, ये है 12, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलोगे सर ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगला पॉइंट, बैंक चार्जेस। तो अगर बैंक चार्ज काटेगा तो पहले कहां एंट्री रिकॉर्ड होगी? बोलोगे सर पासबुक होगी। तो अगर बैंक चार्ज काटेगा तो बैंक से घट गया, पर हमने तो घटाया नहीं है। ये हो गया ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। उसके बाद आखिरी काम इक्वल करने के लिए कहां करना है? तो कैश बुक में करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलोगे सर माइनस करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए अगला पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर या डेटर इनटू बैंक। किसी कस्टमर या डेटर ने डायरेक्ट मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब आप बताओ, अगर डायरेक्ट कोई जमा करेगा तो कहाँ एंट्री होगी? बोलोगे सर पासबुक में होगी, और जमा करेगा तो क्या होगा? प्लस होगा, पर हमने नहीं करा।
तो इक्वल करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, बोलोगे सर प्लस करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। तो ऐसे आप लॉजिक से चीज़ों को याद रख सकते हो, इससे फायदा ये होगा कि आप कोई भी पॉइंट भूलोगे नहीं, और कुछ नया पॉइंट आता तो वो भी आप ये लॉजिक लगा के सोच सकते हो। समझ गए बात को। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी। हम 6 पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। अगला पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अब एक बात बताओ, अगर बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो पहले एंट्री कहाँ होगी, तो बोलोगे सर अगर बैंक पे करा तो साफ सीधी बात है बैंक से हो गया, और पे किया तो घटेगा बैंक से, पर हमने तो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करा, तो इक्वल करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहले सबसे प्राइमरी काम आपका ये कि इन पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे लॉजिक से याद रखो चाहे डायरेक्ट याद रखो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन में आते हैं। BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर्मेट आपको मैंने बता ही दिया, प्लस माइनस, पर्टिकुलर प्लस माइनस, पर्टिकुलर प्लस माइनस। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो यहां दे रखा है डेबिट, डेबिट का मतलब होता है प्लस, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको कितना दे रखा है, 15,000 रुपए का बैलेंस दिया हुआ है। तो बैलेंस को पहले लिख दो, बैलेंस एज पर कैश बुक, 15,000 का बैलेंस था, आपने बैलेंस लिख दिया। अब आपको आगे के पॉइंट्स करने हैं। अब बहुत आसान है, इसमें दिमाग ज्यादा कम नहीं लगाना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगला देखो लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ये तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में नहीं आ गया, बस आपको बेसिक समझाने के लिए। 1,000 रुपए दिया है, तो ये क्या, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, नॉट कलेक्टेड। आपको याद है, देखो ये तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, यानी पहला वाला पॉइंट ये वाला देखो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर क्या होता है, बोलोगे सर माइनस होता है, बस आपको माइनस में लिख देना, 1,000 रुपए माइनस में। क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिट माइनस हो गया ये, बट नॉट क्लियर। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड दिया 1500, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है, चेक इश्यू क्या हमने घटा दिया पर वहां घटा नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऐड। अभी याद है तो आप पीछे से देख के कर सकते हो, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, 1500 रुपए ऐड हो गया। अगला पॉइंट है देखो आपका बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट कितना दिया, 200 रुपए। अब बताओ बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, प्लस होता है, बैंक में प्लस हो, हम भी प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे बैंक इंटरेस्ट। तो ऐसे ही जितने भी पॉइंट हो गए आपको सारे पॉइंट करने हैं, सारे पॉइंट हो गए, फिर कुछ नहीं करना। टोटल टोटल देख लो किस तरीके से करते हैं। देखो ये वाली साइड ज्यादा है, 15,16,700, दोनों तरफ लिखेंगे, इसमें से 1000 घटाएंगे तो कितना बचा, 15,700। ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आप ध्यान से समझना बात को, मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 15,000 रुपए थे, पर एक्चुअली में बैंक में कितने पैसे, 15,700। अलग है, एक डेट को अलग है। इन अलग होने की वजह क्या है, तो ये इनकी वजह है 3। तो बैंक रिकंसिलिएशन ये दिखाता है कि कैश, एक पर्टिकुलर डेट को कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो किन वजहों से आता है, ये क्यों बनाते हैं उसकी कहानी बताओ। कैसे बनाते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे बनाते हैं, क्या चाहिए आपको, बस ये प्लस माइनस याद रखना, आपके क्वेश्चन बन गया, सीधी सी बात है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, आज 2 क्वेश्चन ही करेंगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, यही बना लेते हैं। BRS अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले क्या है, रमेश हैज हिज अकाउंट्स ऑन पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस इज 72,950। देखो बैलेंस दे रखा है 72,950, कैश बुक का बैलेंस है, तो लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आगे देखते हैं, देखो क्या लिखा अगला, ही सेंट चेक ऑफ 90,075 इन हिज बैंक। 90,075 रुपए का बैंक में पैसा चेक उसने जमा किया फॉर कलेक्शन
बट चेक अमाउंट टू 43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय द डेट डेट। देखो कितना जमा किया इस समय क्या मतलब, कितना नहीं हुआ, वही तो हमारे काम का है। तो कितना नहीं हुआ, तो ये 43 से आपकी एंट्री होगी। और चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड क्या होता है, बोलोगे सर चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड माइनस होता है, तो माइनस में कर दोगे, लेकिन वैल्यू कितना आएगी 43,769। बस लैंग्वेज समझनी है इसकी। ये क्या, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। अगला देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ द चेक इश्यू बाय हिम फॉर पेमेंट ऑफ डेट चेक अमाउंट टू 29344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो सीधे लिखा चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है, तो बोलोगे सर प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे, कितना वैल्यू है 29344। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। पॉइंट हो गया। बस अब इसके बाद क्या करना है, आपको टोटल करना है और आंसर निकाल देना है। टोटल कर लेते जरा इसका। देखो 72950 प्लस 29344, ये वैल्यू आ गई 102294। यहां पर ये लिखेंगे 102294 माइनस 43769, तो 58525, ये बैलेंस आ गया। तो इसको लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखो मेरे कैश बुक के हिसाब से मेरा बैलेंस था 72,000, पर एक्चुअली में बैंक में पैसा कितना है, सिर्फ 58। देखो डिफरेंस है, और डिफरेंस के रीजन क्या है। तो आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया, बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, और थोड़ा सा सिस्टम में कोई दिक्कत की वजह से थोड़ा ये हैंग भी हो रहा है। तो एक चीज़ समझना कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना, आपको मेनली जो फोकस करना भी, अब अगली क्लास में कैश बुक के क्वेश्चन ही करेंगे। फिलहाल आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बना रहे हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको लिखवाई प्लस माइनस, उसके लॉजिक से या जैसे भी आपको वो समझ लेना है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपके क्लियर हो गए, लॉजिक से रहे तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। डायरेक्ट याद रखोगे तो कोई नया पॉइंट आएगा, घूम जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट के पीछे की बातों को समझना, किस तरीके से प्लस माइनस, मैंने आपको लॉजिक समझाया था। तो वो 6 बातें ध्यान रखना। अगली क्लास में हम सीधे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये आज का आपका काम है। और बाकी जो भी है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नोट्स बनाने के लिए आपकी जरूरी है, तो वहां से उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ये मिलता रहे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, मिलेंगे आगे।